Hello, aspirants. Welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the third lecture of Geography Class 7th and I hope that आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड कैसे? थर्ड ऐसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया था चैप्टर 1 एंड 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 3 और अब बारी आती है लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज योर एयर, हवा। ठीक है, तो आई होप दैट बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास यू ऑल हैव डन योर रिविजन प्रॉपरली, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे क्लासेस का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपके वर्ड्स भी कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। जैसे हमने पिछले बार बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखा, सच एज योर सी केव, सी आर्चेस, ओके, स्टैक्स हुआ, लीस हो गया, सैंड ड्यून्स हो गए। सो ऑल दीज वर्ड्स यू शुड बी नोइंग इट, और ये आप मेरे लेक्चर से तो आपको पता चलेगा ही, बट अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? फाइन, सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। और फर्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? इट्स ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। अब ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है। ठीक है, सन ऑब्वियसली इज वेरी मच बिगर देन अर्थ, बट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ योर स्पेस आई हैव ड्रॉन लिटिल स्मॉलर। अब सन की रेज आ रही हैं, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, बट हमारा अर्थ ऐसा नहीं है। हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है? चारों तरफ जो है देयर इज ए थिक लेयर ऑफ एटमोस्फियर। ठीक है, इसमें हमारा थिक लेयर है, यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा है। ओके, सो देयर इज बेसिकली अ थिक लेयर ऑफ एटमोस्फियर जो अर्थ के सराउंड हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिक लेयर ऑफ एटमोस्फियर हम यूवी रेज से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। द सन्स रेज आर हैविंग यूवी रेज, ठीक है, आर यूवी रेज, एंड वी आर प्रोटेक्टेड from that harmful UV rays which can cause skin cancer and many diseases also। तो वो है आपके एटमोस्फेयर की वजह से। ठीक है, it provides us air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun rays which is essential for our survival। Understood? Very easy। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Now let us try to understand what is the composition of atmosphere। एटमोस्फेयर में अब अगर मैं बोलूं आपको कि आप क्या ब्रीद इन करते हो, आप बोलोगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर एटमोस्फेयर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एटमोस्फेयर में और क्या क्या चीजें हैं। सबसे मेन जो चीज है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है। रिमेंबर इट, 78% इज योर नाइट्रोजन एंड 21% इज योर ऑक्सीजन। तो मतलब कि ऑक्सीजन, मतलब कि अगर मैं टोटल करूं तो इट इज 99%। अब मैम बचा हुआ 1% कहाँ है? बचा हुआ 1% देखिए बहुत सारे गैसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सच एज योर कार्बन डाइऑक्साइड इज हैविंग 0.03%, आर्गन इज हैविंग 0.93%, और बाकी जितने अदर गैसेस हैं एक्सेप्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट 0.04%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये सारी जो गैसेस हैं ये लेसर क्वांटिटीज में होती हैं, बट इफ यू वांट टू नो अबाउट द गैसेस विच आर इन बल्क, तो नाइट्रोजन इज इन 78%, ऑक्सीजन जो है वो 21% में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? फाइन। नाउ दिस इज आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, अ वेरी गुड मेंटरशिप प्रोग्राम, बिकॉज व्हाट वी फील, व्हाट our faculties feel at IS mentorship, that apart from study material, what is the most important thing is your mentor. The role of mentor in your UPSC examination is a very crucial role. So that is why we have designed our program in such a way that mentor will be helping you throughout your preparation. ठीक है, आप पॉज कर सकते हैं, सारे डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं क्या क्या इस कोर्स में प्रोवाइडेड है। एंड दिस इज आवर फाउंडेशन कोर्स, foundation course for those students who need mentorship from the start of their preparation। रियासत अली सर जो है वो आपको स्टार्टिंग से हेल्प करेंगे, ही इज आवर लीड मेंटर। ठीक है,
किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. योर क्वेरी विल बी रिजॉल्व्ड. ठीक है. और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा बैच ऑलरेडी एक बैच है जो चल रहा है 15 जून से. ऑलरेडी इट हैज बीन स्टार्टेड. ओके. तो 15 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जितने भी आप ये टॉपर्स के फोटो देख रहे हैं, ऑल दीज टॉपर्स जो हैं वो IAS मेंटरशिप प्रोग्राम से ही निकले हैं. सो इफ यू वांट to be a part of IAS mentorship, to have a mentor all time with you, so you can directly enroll here or you can directly call here for getting more details about the courses. Clear? Fine. Now we will try to understand the structure of atmosphere. Atmosphere का structure कैसा होता है? See, atmosphere तो ये हमारा, for example, this is our earth and this is a thick layer of atmosphere. अब इट इज लाइक ए शेल ऑफ ऑनियन. ठीक है. इट इज लाइक ए शेल ऑफ ऑनियन. अर्थ के जस्ट ऊपर पे, मतलब एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे वाले हिस्से में जो है वो आपकी कौन सी लेयर होती है? दैट इज योर ट्रोपोस्फियर. क्लियर? दैट इज योर ट्रोपोस्फियर. उसके बाद एक और लेयर आती है, दैट इज योर स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन आपके प्रेजेंट है. स्ट्रेटोस्फियर में ही आपके ओजोन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. मैं आपको बताऊंगी एक चीज, अभी हम इसका लेयर पढ़ लेते हैं. उसके बाद आपका मेसोस्फियर की लेयर आएगी. उसके बाद आपका थर्मोस्फियर का लेयर आएगा और लास्ट में आपका हेक्सोस्फियर. तो बेसिकली 5 मेन आपके कंपोनेंट्स या 5 मेन लेयर्स हैं. जैसे ऑनियन के लेयर्स होते हैं वैसे ही आपके एटमॉस्फेयर के 5 मेन लेयर्स हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो एंड एक्सो. अब मैं जैसे बता रही थी, ट्रोपोस्फियर के बाद जो स्ट्रेटोस्फियर आता है उसमें ओजोन होता है. इट इज हैविंग ओजोन. यहाँ पे आपके ओजोन होते हैं. और स्ट्रेटोस्फियर में ही आपके एरोप्लेन्स भी फ्लाई करती हैं क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर वाले एरिया में बहुत ही कम डिस्टर्बेंस होता है. ट्रोपोस्फियर में जितने भी वेदर एक्टिविटीज हैं सच एज क्लाउड बर्स्ट, थंडरस्टॉर्म, रेन एटसेट्रा इधर होता है. इसीलिए एरोप्लेन नीड्स टू गो अबव ट्रोपोस्फियर, वरना इट विल बी डिस्टर्ब्ड ऑल द टाइम. तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटोस्फियर इज हैविंग ओजोन इन इट. ठीक है. नाउ व्हाट दिस ओजोन इज डूइंग, दिस ओजोन इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. दिस वी ऑल नो. ठीक है. तो ओजोन जो है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, वी आर यूजिंग सर्टेन मटेरियल सच एज योर AC. हम AC यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज कर रहे हैं and many other things. All these things are giving out components such as chlorofluorocarbons. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दे रहे हैं और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और ओजोन को ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं. अब अगर ओजोन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो अब आप मुझे बताइए कि स्ट्रेटोस्फियर में क्या बचेगा हमको प्रोटेक्ट करने के लिए? कुछ भी नहीं बचेगा. देयर विल बी नथिंग लेफ्ट. तो दैट इज वाई इसी फिनोमिना को ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल के भी नाम से जाना जाता है. दैट इज लेसनिंग ऑफ द ओजोन बिकॉज ऑफ द सर्टेन केमिकल्स रिलीज्ड बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ. तो दैट इज वाई अभी चल रहा है कि ये सब चीजों को जो है हमको वो करना है. अब इसको बंद तो कर नहीं सकते. कैन यू लिव विदाउट एसीज इन समर? कैन यू लिव विदाउट रेफ्रिजरेटर्स? सारे फूड आइटम्स, कितने सारे चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो अब CFC का जो है सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन. बट इट इज ऑल्सो वेरी मच हार्मफुल. ठीक है. मतलब इसका भी उतना ज्यादा 100% आपका रिजल्ट हम नहीं बोलेंगे. क्लियर? सो दिस इज योर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट troposphere, stratosphere, meso, thermo, exo. In higher classes, we will learn each and every layer in more detailed form. Clear? Till now, you should be knowing about this. So, going about the troposphere, this is the most important layer as we breathe. जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं, that is oxygen, वो यहीं पे मिलती है ट्रोपोस्फियर में. और जितने भी वेदर फिनोमिना है जैसे रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म जो है वो इसी लेयर में होती हैं. So that is why अगर एरोप्लेन इस लेयर में रहेगा तो इट विल बी डिस्टर्ब्ड बाय फॉग, रेनफॉल, क्लाउड, है ना, थंडरस्टॉर्म. सो दैट इज वाई जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं वो हायर लेयर पे रहते हैं. इनकी एवरेज हाइट जो है वो 13 किलोमीटर है. मतलब कि जैसे ये अर्थ है
तो ट्रोपोस्फियर कितना दूरी तक रहेगा? 13 किलोमीटर, मतलब ये वाला लेंथ, ठीक है। दिस इज योर 13 किलोमीटर की चौड़ाई के बैंड है। क्लियर? यू कैन सी हियर, दिस इज योर अपर ट्रोपोस्फियर, दिस इज योर फ्री ट्रोपोस्फियर। अंडरस्टूड? दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये देखो आप। और ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है उसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। इट इज अ सेगमेंट बिटवीन योर troposphere and your stratosphere which is dividing both these layers. Understood? Fine. Next comes your stratosphere. As I have already told you, this is above the troposphere. Height 50 किलोमीटर है। जैसे ये this is our earth, this is our troposphere. कितनी थी भाई troposphere की? 13. stratosphere की 50. ऐसे आप देख सकते हो। This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena. Clouds नहीं है यहाँ पे, almost free है मतलब एकदम ही जीरो नहीं है। There are but in minimal quantity. Weather phenomena भी यहाँ नहीं होती क्योंकि clouds नहीं है, कम है। So it is making the most ideal conditions for flying aeroplanes. Very important point. Clear? And this layer has ozone gas which protects us from the harmful effect of the sun, as I have already told you. जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही प्रेजेंट होता है। इट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ फ्रॉम द ओजोन, मतलब अर्थ और यूवी रेस के बीच में ओजोन हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। बट एनी हाउ दिस ओजोन इज ऑल्सो गेटिंग डिप्लीटेड, या है ना? फाइन। सो दिस इज योर स्ट्रेटोस्फीयर। Now your third layer is mesosphere. Clear? ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है। ओके, अब इसकी हाइट है 80 किलोमीटर, राइट? अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई, हाँ ये मैंने गलत बताया आपको, 1 सेकेंड। ये 50 जो है, ये 13 जो है ये ग्राउंड से है, वैसे ये 50 जो है ये ग्राउंड से है, और वैसे ही मेसोस्फीयर आ जाएगा तो ये भी ग्राउंड से 80 है ना? ये इसका 80 नहीं है, ग्राउंड का 80 है, ग्राउंड से लेकर ऊपर तक का 80 है। क्लियर हो गया? Meteoroids burn up in this layer on entering from the space. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। We have already learned about meteoroid. Okay, for those students who are starting their lecture from this session only, आप इधर ध्यान देंगे कि 3 वर्ड्स हैं important: meteoroids, and then meteor, and then meteorite. जो मीटरॉइड्स होते हैं वो स्पेस में कहलाते हैं। मीटरॉइड में आपको पता ही है, स्मॉल रॉक्स एंड डेब्रिस इन द स्पेस, आउटर स्पेस हुआ। तो जो मीटरॉइड होते हैं वो स्पेस में कहलाते हैं। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं तो उनको मीटियोर बोला जाता है। एंड व्हेन दे हिट द ग्राउंड ऑफ द अर्थ दे आर कॉल्ड एज मीटराइट। ठीक है, TED और बस R. So you should be having a clear cut difference. You should be knowing about this. ठीक है, मीटरॉइड क्या है, मीटियोर क्या है, मीटरॉइड क्या है। क्लियर? All difference lies in the place. Meteoroid are called in space, meteor when they enter into the earth atmosphere, and meteorite are when they hit the ground. Next layer is your thermosphere. Thermosphere rises very rapidly with increasing height in this layer. क्या बोल रहा है? टेम्परेचर। अच्छा, आपको जो हमको पता है कि when अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, if we are standing here, यहाँ का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए हियर जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप यहाँ पे पहाड़ पे खड़े हो गए, है ना, तो यहाँ पे पहाड़ का टेम्परेचर एज कंपेरेटिवली लेस होगा। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट व्हेनेवर योर हाइट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, मतलब आप जब एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, व्हेन योर हाइट इज इंक्रीजिंग, योर टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का कम होता है। विथ इंक्रीज इन हाइट व्हाट हैपेंस? टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसीलिए तो पहाड़ों पे बर्फ होती है ना? पहाड़ों पे बर्फ क्यों होती है? बिकॉज इट इज एलिवेटेड प्लेस। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? लैप्स रेट। ठीक है,
इसी को लैप्स रेट बोलते हैं, द रेट एट विच लैप्स रेट। अब ये लैप्स रेट क्या है, 6 डिग्री है पर किलोमीटर, मतलब हर 1 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे तो 6 डिग्री कम होगा। आप 25 डिग्री सेल्सियस पे हो, 1 किलोमीटर ऊपर गए तो आपका 6 डिग्री कम हो जाएगा, मतलब 19 डिग्री, ऐसी होता है। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट। What is normal lapse rate? It is nothing but when we increase or when we go to a height, the temperature of the atmosphere or environment decreases by 6 degree Celsius per kilometer. This is normal lapse rate. तो अब क्या हो रहा है, ये हमारा अर्थ है भाई, ये हमारा ट्रोपोस्फियर है, ये हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, ये हमारा थर्मोस्फियर है। कायदे से देखा जाए तो वी आर गोइंग, मतलब हमारी हाइट बढ़ रही है थर्मोस्फियर के पास, बट यहाँ पे हमारी हाइट बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होते जाना चाहिए, सबसे कोल्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, टेम्परेचर इज राइजिंग, मतलब ये वाला जो थर्मोस्फियर का जो लेयर है, जो पैच है, दिस इज हॉट, ठीक है, दिस इज हॉट, अंडरस्टूड। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। वेरी रैपिडली, आइनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर, इसी लेयर में आइनोस्फीयर है, आइनोस्फीयर कोई अलग पार्ट नहीं है, थर्मोस्फीयर का ही पार्ट जो है वो है आपका आइनोस्फीयर। इसका है 80 से 400 किलोमीटर, मतलब ग्राउंड लेवल से 80 से 400 किलोमीटर, और यही जो है रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। क्लियर, अंडरस्टूड मैंने क्या बताया? This is different from normal lapse rate because here temperature is not decreasing but it is increasing with the height. अब ये क्यों हो रहा है, ये आपकी हायर क्लासेस की बातें हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इस लेयर में एक ऐसा प्रोसेस होता है जो गर्म हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है। क्लियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, क्लियर हो गई चीजें, ओके। हाँ, दूसरी चीज ये कि स्ट्रेटोस्फियर में भी ऐसा फिनोमिना होता है कि इंक्रीज इन हाइट, बट इंक्रीज इन हाइट हो रहा है लेकिन फिर भी जो टेम्परेचर है वो कम ना होके ज्यादा हो रहा है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाई इट इज हैपनिंग इन स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में क्यों हो रहा है, ठीक है, यू नीड टू फाइंड इट आउट। सो दिस इज योर थर्मोस्फियर। नाउ नेक्स्ट इज योर एक्सोस्फियर। अब एक्सोस्फियर क्या होता है? This is the uppermost layer of the atmosphere. As I have already told you, this layer has a very thin air. जितने भी लाइट गैसेस हैं जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो जो है यहीं पे फ्लोट आउट करते हैं, यहीं पे फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से लेयर पढ़े? ट्रोपोस्फियर पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद हमने पढ़ा मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, और इसी में आपका आयनोस्फियर भी है, और लास्ट है आपका एक्सोस्फियर। यूनिक कौन कौन से हैं? यूनिक है आपका स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज इन हाइट हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे भी इंक्रीज इन हाइट हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, बाकी सब जगह इंक्रीज इन हाइट है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन हाइट, डिक्रीज इन टेम्परेचर, एक्सेप्ट फॉर 2 लेयर्स, दैट इज योर स्ट्रेटो एंड थर्मो। आप लोगों को रीजन फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कमेंट सेक्शन में पिन करना है, यही आपका होमवर्क है। अंडरस्टूड? फाइन। सो आई होप द लेयर्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। मूविंग अहेड, वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, बट हम जो है इनको एक ही समझ के उसका इंटरचेंजेबली उसको यूज करते हैं। जैसे मैं what I am saying that today's weather is good, ठीक है, कोई और my friend says yes today's climate is very nice, it's a pleasant, little wind is also blowing, okay, not so much hot। तो यहाँ पे आपको जानना है कि 2 वर्ड्स का डिफरेंस क्या है और दोनों को कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए। वेदर इज आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर, ये ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है, मतलब ये जो है आपका इंस्टेंट पॉइंट या स्पॉन्टेनियस पॉइंट के बारे में बताता है, ठीक है।
घंटे घंटे की बात या डे की बात है वेदर, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो अगर हम इसी वेदर का एवरेज निकाल लें फॉर 20 to 25 ईयर्स तो उसी को जो है हम क्लाइमेट बोलते हैं। इट इज नथिंग बट द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो भी कौन सा 20-20 साल तक भी हो सकते हैं ये। तो जो वेदर है दैट इज इंस्टेंट और जो क्लाइमेट है इट इज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आज का क्लाइमेट अच्छा था कल का क्लाइमेट बहुत ही खराब था, नहीं। क्लाइमेट तो बहुत लंबा ड्यूरेशन का चीज हो गया। आप वेदर बोल सकते हो कि यस टुडेज वेदर वाज वेरी गुड बट यस्टरडेज वेदर वाज वेरी हॉट, अपकमिंग वेदर मे बी रेनी, ऐसा। तो वेदर इज चेंजिंग इंस्टेंटेनियसली डिपेंडिंग, वो भी आवर में ही, घंटे घंटे में बदल जा रहा है, डे में बदल जा रहा है। बट क्लाइमेट जो है इट्स ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। वो किसको डिनोट कर रहा है, लॉन्ग टाइम को। तो वी कैन नॉट कंपेयर दीज टू। अब नाउ आई होप कि आप लोगों को ये दो वर्ड्स का जो डेफिनेशन है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ यू विल नॉट बी सेइंग that today's climate was good and yesterday's was bad, but you can say that yes, today's weather was good, yesterday's weather was bad. Clear? Fine. अब बारी आती है टेम्परेचर की। What is temperature? Let us try to understand. अब टेम्परेचर में अगर आपसे डेफिनेशन पूछूं तो आप बोलोगे कि कोई भी चीज कितनी ठंडी या गर्म है वो हम टेम्परेचर से निकाल सकते हैं। बट व्हाट इज द एक्चुअल definition? It's a degree of hotness and coldness of air, ठीक है। अब कोई एयर कितना ज्यादा कोल्ड या हॉट है वो टेम्परेचर कहलाता है। It not only changes between one day and night but also from season to season. Obviously, if you compare winter season with rainy season, it is very low temperature. If you compare summer and rainy, वो भी अलग होगा और दिन में भी चेंज होता है। Monday can be 25 degrees Celsius, Tuesday can be 28 degrees Celsius, Wednesday can be 20 degrees Celsius, anything can happen. Clear? Insolation is the important factor that influences the distribution of temperature. अब ये insolation क्या है? Insolation is nothing but the sun rays. ठीक है, सन की जो रेज आती हैं उसी को insolation बोलते हैं। Obviously सन रेज बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी टेम्परेचर में। इफ सन रेज इज डायरेक्टली हिटिंग एट योर प्लेस इट विल बी वेरी हॉट, अदरवाइज इफ इट इज क्लाउडी इंसोलेशन इज लेस देन योर टेम्परेचर माइट बी लिटिल गुड। ओके, सो इट इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। नाउ अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, therefore the temperature decreases the same manner. क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये आपका अर्थ है, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज योर आर्कटिक सर्कल, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज अंटार्कटिक सर्कल, ये दोनों पोल है। सन मैंने बताया आपको पिछले क्लासेस में, क्लास 6 में आपको मैंने बताया था सन का मूवमेंट ये यहीं तक रहता है, ठीक है, इन बिटवीन द ट्रॉपिक्स, उसके ऊपर नहीं जाता है। तो जो सनरेज होती हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ कम होती जाती हैं। That is only written here. What is written? It is written that the amount of insolation decreases from the equator towards the pole. इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है और पोल में सबसे कम होने लगता है सन रेज इन द बोथ साइड, नॉर्दर्न एंड सदर्न। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ what is air pressure? Let us try to understand. Air pressure मतलब कि it is a pressure which is exerted by the weight of the air on the earth surface. जैसे अब आपके कोई गोदी में बैठा हुआ है, अब आपको पेन फील हो रहा है, तो कितना प्रेशर की वजह से पेन फील हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर कोई बैठा है, इट इज एक्सर्टिंग प्रेशर। नाउ व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर प्रेशर इज नथिंग बट ये ऐसा प्रेशर है जो एयर के वेट से एक्सर्ट हो रहा है, वो भी अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इट्स ए प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जो एयर, ये वाला जो एयर प्रेशर है दैट इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, इंक्रीज इन हाइट, डिक्रीज इन प्रेशर। ओके,
इंक्रीज इन हाइट, डिक्रीज इन प्रेशर। हाईएस्ट कहाँ होता है? सी लेवल पे होता है, क्योंकि वहां पे कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होते एज कंपेयर टू लैंड। लैंड में तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं। क्यों? कंस्ट्रक्शन, पीपल, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन एक्सेट्रा। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर की वजह से इन्फ्लुएंस करता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। जहां पे टेम्परेचर लो होगा एयर ठंडी होगी और भारी होगी। देखिए एक लॉजिक हमेशा याद रखो कि वेयर एवर द टेम्परेचर इज लो, जो हवा होती है, टेम्परेचर लो का मतलब क्या है? आपके वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं आपके एयर में, वही इसीलिए तो ठंडक फील होती है ना, ठीक है। तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दे आर कंपैरेटिवली हैवी देन द ड्राई एयर, क्योंकि उसमें वाटर नहीं है, वाटर कंटेन नहीं कर रहा है वो। तो जहां पे भी टेम्परेचर कम होगा जो हवा होगी वो हैवी होगी, बिकॉज इट इज हैविंग वाटर कंपोनेंट ऑल्सो। और अगर हवा हैवी होगी तो प्रेशर ऐसे एक्सर्ट करेगा, राइट? हाई प्रेशर एरिया होगा वो, समझ में आ रहा है? हाई प्रेशर एरिया होगा, जहां पे भी ठंडा होगा हाई प्रेशर एरिया होगा, क्योंकि देयर एयर इज एक्सर्टिंग मोर प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स वेट। एंड व्हाई इट इज हैविंग वेट? बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो जो हैवी एयर होती है वो सिंक कर जाती है और हाई प्रेशर एरिया बनाती है। भाई हैवी है तो सिंक करेगी ना, कोई भी चीज हैवी है तो नीचे गिरेगी फट से, तो नीचे गिरेगी तो हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो। तो इसीलिए जो है अगर वो हाई प्रेशर बना रही है तो मेरे को बताओ क्लाउड बनेंगे? अब इसके लिए आपको क्लाउड कैसे बनते हैं दैट यू शुड बी नोइंग, दैट इज वेरी बेसिक ज्योग्राफी। कैसे बनते हैं भाई क्लाउड? ये आपका रिवर है, यहां से आपका इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जा रहे हैं एंड दे आर मेकिंग क्लाउड्स, राइट? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले सिचुएशन में जो हवा है वो तो नीचे गिर रही है, ऊपर तो जा ही नहीं रही है, तो क्लाउड बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे हैं। तो इसीलिए जितने भी हाई प्रेशर एरिया होते हैं वो क्लियर होते हैं, नो क्लाउड एट ऑल, और सनी होते हैं, सनी स्काईज। क्यों सनी स्काईज? बिकॉज क्लाउड नहीं होते तो सन दिखता है, क्लियर होता है, ओके। तो इसीलिए जो है जो हाई प्रेशर एरिया होता है दैट इज क्लियर, और उसको वो काम भी बोलते हैं, मतलब डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं। अब जब क्लाउडी नहीं है तो कहाँ का बारिश, कहाँ का आपका बिजली कड़केगी, कहाँ का थंडरस्टॉर्म, कुछ भी नहीं होगा, कहाँ का क्लाउड बर्स्ट। तो इसीलिए इट इज काम टाइप ऑफ कंडीशन। विच वन? हाई प्रेशर। क्लियर हो गया? ओके या अब द मूवमेंट ऑफ एयर, अब क्या होता है, हाई प्रेशर बना क्योंकि एयर जो है वो सबसाइड कर रही है। अब वहीं पे कोई ऐसा एरिया भी होगा जहां से एयर राइज कर रहा है ना, बिकॉज वहां पे जो है गर्म है। तो एयर जो है हमेशा हाई टू लो प्रेशर जाती है, क्लियर? एयर हमेशा हाई से लो प्रेशर जाती है, फिर ये ऊपर जा रही है, फिर ये ठंडी हो रही है, इट इज गेटिंग, यहाँ पे रुकिए मैं आपको इधर समझाती हूँ। हाँ, अब नाउ एक जगह है जहां पे ये हाई प्रेशर एरिया बन रहा है, ठीक है। अब लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई जगह है जहां पे लो प्रेशर बन रहा है बिकॉज ऑफ द गर्म जगह है ना, बिकॉज ऑफ द हॉट कंडीशंस। तो ये जो एयर है वो राइज अप होके इधर जाएगी, डिस्पोज ऑफ हो जाएगी अलग अलग जगह। तो अब ऊपर का टेम्परेचर कैसा होता है? ठंडा होता है ना, तो ये वाली हवा भी ठंडी हो जाएगी, ठंडी होते होते क्या होगी? हैवी होगी, हैवी होते होते ये यहाँ पे आपके फिर से यही प्रोसेस चलेगा, फिर ये चीज जो है वो ऐसे जाएगी, फिर ये यहाँ जाएगा ऐसे। तो दिस साइकिल गोज ऑन, यही साइकिल जो है गोज ऑन, और इसी से विंड बन रहा है। देखो दिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ विंड, विंड इज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर? चलिए यहाँ पे आते हैं। हाँ, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो इज कॉल्ड विंड। अब विंड जो है 3 टाइप्स की होती हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स। क्लियर? परमानेंट विंड्स क्या होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। जो परमानेंट रहती हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन होगा वो तभी होंगी, नहीं, वो परमानेंट है, वो होनी ही है, ठीक है। क्लियर? तो ये 3 टाइप जो है वो ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और जो ईस्टर्लीज है वो परमानेंट होती हैं, दे कॉन्स्टेंटली ब्लो करती हैं थ्रू आउट द ईयर।
पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो मैं आपको बताऊंगी। अब सीजनल विंड्स क्या होते हैं, सीजन पे होती हैं, ठीक है, जैसे मॉनसून की अलग विंड होगी, समर की अलग, और लोकल विंड क्या होती है, वो एक पर्टिकुलर एरिया की वजह से होती है। जैसे लू चलती है, लू जरूरी लू कर्नाटका में चल रही हो ऐसा नहीं सुना होगा आपने, इट इज जनरली कॉन्फाइंड इन द नदर्न साइड, तो वो लोकल विंड हो गई है। इट ब्लोज ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे और ईयर इन स्मॉल एरिया, ठीक है। तो हॉट एंड ड्राई लोकल विंड जो है वो लू, देखिए वही जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया ना, लू यही है। तो दिस इज योर विंड। अब ये जो डायग्राम है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, क्योंकि इसके लिए टाइम और पेशेंस चाहिए। तो पहले आप ये पूरा होलिस्टिकली आप समझ जाइए क्या है। 3 टाइप्स के विंड होती हैं, परमानेंट, सीजनल, लोकल। परमानेंट 3 टाइप्स की होती हैं, ट्रेड, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली। सीजनल सीजन्स में होती है, लोकल जो लोकल एरिया में कॉन्फाइंड होती है, ठीक है। अब समझते हैं मॉइस्चर क्या होता है। व्हाट इज मॉइस्चर, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। व्हेन वाटर वेपर फ्रॉम लैंड एंड वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज हैं वो जब निकलती हैं तो वो वाटर वेपर बनता है, ठीक है। तो वाटर वेपर से ही आपका, वाटर वेपर इज नथिंग बट योर मॉइस्चर, है ना। तो किसी भी समय पे एक जगह का मॉइस्चर क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी। कितना मॉइस्चर है, कितना वाटर वेपर है, वो आपका ह्यूमिडिटी है, ठीक है। अब देखिए ये आपका मॉइस्ट वार्म एयर जो है वो ऊपर बढ़ रही है। ऊपर क्यों बढ़ती है, क्योंकि हल्की होती है। नीचे क्यों गिरेगी, क्योंकि भारी है ना। तो ऊपर जा रही है, ऊपर जाने से क्या होता है, बादल बनेंगे, क्योंकि जो आपके वाटर वेपर हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस, है ना। कंडेंसेशन की वजह से, ठंडा होने की वजह से जो वाटर वेपर है वो आपके क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे, और जो ठंडी हवा है वो नीचे गिरेगी। देखो नीचे गिर रही है ठंडी हवा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना ज्यादा वाटर वेपर है तो वो आपका ह्यूमिडिटी कहलाता है। अगर एयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर है, फुल ऑफ वाटर वेपर, वो ह्यूमिड डे होता है। बहुत उमस होती है, कभी कभी ऐसा लगता है ऑक्सीजन की कमी है, दैट इज नथिंग बट क्योंकि एयर में वाटर वेपर ज्यादा हो गया है, इसीलिए। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, so it becomes more and more humid. ठीक है, क्या बोल रहा है कि हर एक चीज का एक लिमिट होता है होल्ड करने का, राइट, ओके। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही जो एयर है वो जितनी ज्यादा गर्म होगी वो उतना ज्यादा जो है वाटर वेपर को पकड़ के रखेगी, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो बहुत ज्यादा वाटर वेपर होल्ड करेगी, तो उतना ही ज्यादा आपका ह्यूमिडिटी होगा। हायर द टेम्परेचर हायर विल बी ह्यूमिडिटी, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ एयर भी तो हो रहा है ना, इंक्रीज इन कैपेसिटी टू होल्ड एयर का, क्योंकि वो टेम्परेचर से लिंक्ड है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा जो है वो एयर होल्ड करेगी। क्लियर। So this is only your moisture. Moisture is nothing but जितना भी वाटर वेपर इवेपोरेट हो रहा है लैंड से, सी से, वो जो हवे में चल रहे हैं, दैट इज ओनली योर मॉइस्चर। और मॉइस्चर ही ह्यूमिडिटी है। पूरा अगर एयर है फुल तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, और जैसे इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो एयर का जो कैपेसिटी है, एबिलिटी टू होल्ड वाटर वेपर ऑल्सो इंक्रीजेस, तो इसीलिए मोर एंड मोर ह्यूमिड होता जाता है कभी कभी। क्लियर। सो दिस इज ओनली योर एवरीथिंग। अब देखो क्या बोल रहा है, जैसे ही वाटर वेपर राइज होता है वो कूल डाउन करता है। मैंने बताया कि जैसे ही हम हाइट इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर कम होता है, दिस इज नॉर्मल लैप्स रेट। तो जैसे ही वाटर वेपर बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, हाइट इंक्रीज होगी तो कूल होगा। अब जैसे ही कूल होगा वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स का एक्यूमुलेशन है। अब जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे, अपना भार नहीं ले पाएंगे, तो वो प्रेसिपिटेशन से डाउन हो जाएंगे। अब कौन सी प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत सारे फॉर्म में हो सकती है, जैसे आपका रेन हो गया, स्नो हो गया, हेल हो गया। अभी आप रेन पर फोकस करिए, ठीक है, ये दोनों पे हम लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे।
तो जैसे ही क्लाउड भारी हो जाती है वो अपना सामान को छोड़ देती है जो कि है पानी, उसी से हमारा रेनफॉल होता है। 3 टाइप्स के रेनफॉल होते हैं, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक। रिमेंबर इट। अब कन्वेक्शनल क्या होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस से हो रहा है कि भाई क्लाउड जब क्या हो रहा है, वाटर वेपर से आपका कन्वर्ट हो रहा है ड्रॉपलेट्स में, इससे आपके क्लाउड्स बन रहे हैं, फिर रेन हो रहा है, दैट इज कन्वेक्शनल। ओरोग्राफिक क्या होता है, ओरोग्राफिक पहाड़ की वजह से होता है, ठीक है, पहाड़ों की वजह। ओरोग्राफिक का मतलब ही होता है माउंटेन। तो ये मान लेती है पहाड़ है ना, यहाँ पे जो है आपके उठ रहे हैं, मतलब वाटर वेपर ऊपर हो रहा है, क्लाउड बन रहा है, क्लाउड भारी हो गया है, जैसे ही ये पहाड़ से टकराए, डिस्टर्ब हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, तो रेनफॉल हैपेंड। तो ये वाला जो रेनफॉल होता है, अब जैसे बैलून है, ठीक है, आप बैलून फिल करते हो ना होलियों में, तो बैलून जैसे ही किसी, जैसे अब बैलून को बहुत तेजी से पानी फिल कर लो उसमें और बहुत तेजी से उसको वॉल पे मारो, फूट जाएगा। यही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। क्लाउड्स इज फुल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड व्हेन इट इज हिटिंग द माउंटेन, वो रेन की तरह जैसे वो गिर रहा है, ओरोग्राफिक। साइक्लोनिक रेनफॉल जो साइक्लोन की वजह से होता है, साइक्लोन से कैसे होगा, अब वो साइक्लोन का प्रोसेस तो आपको पता ही है, चक्रवात है ना, जो सी का मॉइस्चर जो है वैसे साइक्लोन है, सी के मॉइस्चर को लेता है, ऊपर क्लाउड बनता है और फिर आपका रेनफॉल होता है। तो ये आपके 3 टाइप्स के रेनफॉल हैं जो आपको जानना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर नंबर 4 दैट इज एयर। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें वी हैव कवर्ड, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, we'll address that, and in the next lecture we'll start with chapter number 5. Okay, thank you.